वो कोई सवाल करे, वगरना मुझे चुप ही रहना था। थोड़ी देर बाद वो कमरे में दाखिल हुआ। हाथ में ढेर सारी पट्टियाँ और किसी जड़ी बूटियों से तैयार करदा कोई गाढ़ा महलूल था, और फिर उसने उनके जिस्म के तकरीबन सारे हिस्सों पर महलूल मलना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो महलूल उनके जिस्म पर मल रहा था, उनकी सिसकियों और कराहों में इजाफा हो रहा था, और वो दोनों चारपाई पर लेटे बिन पानी की मछली की तरह तड़प रहे थे। मुझसे उनकी हालत देखी ना जा रही थी। आखिरकार जब मुझसे रहा ना गया तो मैं बोल उठा था, अशोक भाई, ये कब तक ठीक हो जाएंगे? उसने जैसे मेरी बात को अनसुनी कर दिया हो। वो उसी इन्हेमाक से उन्हें मलने में मसरूफ था। अजीब हुलिया था उसका भी। सर और दाढ़ी के बाल बेतहाशा बड़े हुए थे। पूरे जिस्म पर सिर्फ एक काले रंग की लंगोटी थी। बेरौनक सी आंखें, बस दूसरे साधुओं की तरह उसने मालाएं नहीं पहन रखी थी। हुलिये और शक्ल से वो बिल्कुल भी हकीम या तबीब नहीं लग रहा था, लेकिन हमें यहाँ पार्वती ने भेजा था, जाहिर है कुछ सोच समझ कर ही भेजा होगा। वो उनके तमाम जिस्म पर महलूल मल चुका था। अब एक अजीब सी सरांड उस महलूल में से उठ रही थी जो नाकाबिले बर्दाश्त थी, मगर मैं फिर भी चुपचाप दम साधे वहाँ खड़ा परेशानी से उन दोनों को देख रहा था, जिनकी तकलीफ किसी सूरत कम होती नजर नहीं आ रही थी। और अशोक था कि मुझे उनके और उनकी तकलीफ के मतलब कुछ बता ही नहीं रहा था। उसने उनके जिस्म पर पट्टियां लपेटनी शुरू कर दी थी। जैसे जैसे वो पट्टी लपेट रहा था, उनकी दर्द में कमी वाक़या होना शुरू हो गई थी। पट्टियां होते ही वो मेरी तरफ बढ़ा और पहली बार जुबान खोलते हुए बोला, इन दोनों की चार जगह से हड्डियां टूटी हैं, परंतु ये ठीक होने में ज़्यादा समय नहीं लेंगे। 3-4 दिन में ये अपने पैरों पर चलने के काबिल हो जाएंगे। और हाँ, मेरे पास तुम्हारे सोने के लिए मजीद चारपाई और बिस्तर नहीं है। तुम्हें यहीं नीचे ज़मीन पर सोना होगा। और हाँ, कमरे के साथ ही गुसल खाना है, और मजीद किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आवाज़ दे लेना। मेरा कमरा साथ ही है, मगर मेरे कमरे में आने की ज़रूरत नहीं, समझे? ये कहते ही वो कमरे से बाहर निकल गया। मैंने भी लालटेन की रोशनी कम की और नीचे ज़मीन पर लेट गया। मैं काफ़ी थक गया था। अजीब पुरस्रार और वहशतनाक सा माहौल था पूरे घर में। गुजरे हुए हालात के बारे में सोच रहा था। बलराम और पार्वती की ताकतों का मैं कायल हो चुका था। वाकई ये सब किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। अगर पार्वती मेरी मदद को ना आती तो इस वक्त ना जाने हम किस हाल में होते। और ये अशोक अभी तक मेरी समझ में नहीं आया था कि ये कौन है, क्या है। बहरहाल जो भी था, हमारे लिए तो फ़ायदेमंद ही साबित हुआ था। जाहिर है उसने अब तक जो भी किया था पार्वती की हिदायत पर ही किया होगा, वरना उससे हमसे क्या सरोकार हो सकता था। यकीनन ये भी कोई शक्तिशाली इंसान ही होगा जिसका पार्वती से कोई जादुई राब्ता है। और न जाने ऐसी कई बातें सोचते सोचते मैं कब नींद की वादी में चला गया, मुझे पता ही ना चला। मैं जब सोकर उठा तो दिन काफ़ी चढ़ आया था, क्योंकि कमरे में मौजूद रोशनदान से काफ़ी तेज़ रोशनी अंदर आ रही थी। वो दोनों अभी तक बेसुध पड़े सो रहे थे। ऐसे लगता था कि रात में ही उनकी तकलीफ ख़त्म हो गई थी। अचानक मेरा ध्यान कुर्सी पर पड़ा तो उस पर 3 दूध के गिलास और खाने के लिए शीर माल पड़े हुए थे। उनको देखते ही मेरी तो भूख चमक उठी थी। कल दोपहर का तो हम तीनों ने खाना खाया हुआ था। मैं जल्दी से उठा और गुस्लखाने से फारिग होकर उन दोनों को उठाने लगा। मेरे बार बार हिलाने पर वो दोनों उठकर बैठ गए। वो दोनों पहले मुझे और फिर कमरे को हैरानी से तके जा रहे थे। यार अफजल, हम लोग कहाँ हैं? क्या अभी तक थाने में ही हैं? आरिफ ने हैरानगी का मुजाहरा करते हुए मेरी तरफ देख कर सवाल किया तो मेरी हंसी निकल गई। जाहिर है इन दोनों के साथ जो कल रात उस थाने में हुआ था, उनका घबराना एक फितरी अमर था। अरे नहीं यार, हम लोग यहाँ पार्वती के दोस्त अशोक के घर हैं। ये अशोक कौन है? आनंद ने चौंकते हुए सवाल किया तो मैंने रात से लेकर अब तक होने वाले तमाम वाक़यात उसके गोशगुजार कर दिए, और वो दोनों हैरत के बुद्ध बने मेरी तरफ यूं देख रहे थे जैसे मैं उन्हें कोई अलिफ लैला की दास्तान सुना रहा था। उनके चेहरों से साफ लग रहा था कि जैसे मैं उन्हें कोई मन घड़त कहानी सुना रहा हूँ। मेरे खामोश होने पर आरिफ ने पहले तो आनंद की तरफ देखा और फिर मेरी तरफ देखते हुए कहने लगा, यार खान, सच पूछ तो मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा। ऐसा कैसे हो सकता है कि कहाँ पार्वती और कहाँ हम? फिर ये कि पुलिस और उमेश की उसने डंडों से दुर्गत बनाई, जबकि तेरे पर डंडों का कोई असर नहीं हुआ। और अब तू ये बता रहा है कि पुलिस हमें नहीं ढूंढेगी, बल्कि हम अगर उनके सामने भी चले जाएं तो वो हमें पहचानने से इनकार कर देगी। कमाल है।
तो मेरे भाई, क्या ये कमाल नहीं कि इस शहर में हमें कोई नहीं जानता और हम यहाँ मज़े से इस घर में बैठे हुए हैं। ना सिर्फ ये कि कल रात जो तुम्हारी हालत थी, लगता था महीना भी किसी अस्पताल में पड़े रहोगे तो ठीक नहीं होगे, और अब तुम दोनों को देखकर लगता है कि तुम्हें तो किसी दर्द और तकलीफ का एहसास ही नहीं। अशोक की एक रात की दवाई की मालिश और पट्टियों से देखो तुम कैसे हशाश बशाश नजर आ रहे हो, जैसे तुम्हें कुछ हुआ ही ना हो। क्या ये किसी करिश्मे या चमत्कार से कम नहीं? मैंने उन दोनों की तरफ देखकर सवालिया अंदाज में पूछा तो आनंद बोला, खान बिल्कुल ठीक कह रहा है आरिफ। वाकई यार, कल रात जिस तरह हमें पीटा गया था, हम तो एक महीना भी शायद उठ के ना बैठ सकते। सालों ने पूरे जिस्म की हड्डियां तोड़ के रख दी थीं, और देख एक रात में हम उठ के बैठ गए हैं। ये तो वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं। और अब तो मुझे पूरा यकीन हो चला है कि खान जो भी कह रहा है सच कह रहा है। गुरु बलराम जी और पार्वती कोई आम पुरुष नहीं, बल्कि बहुत ज्ञानी, शक्तिशाली और महान पुरुष हैं। उनकी नज़रों में कोई भी चीज़ छुपी हुई नहीं। मैं तो मन ही मन में उनका दास बन गया हूँ। काश वो मुझे भी थोड़ी सी जगह अपने चरणों में दे दें तो मैं अमर हो जाऊँ। आरिफ भी आनंद की बातों से कायल हो चुका था और फिर मेरी तरफ देखकर बोला, माफ़ करना खान, मैंने खामख्वाह तुम पर और पार्वती पर शक किया, लेकिन क्या करूं, ये सब बातें अकल और समझ से बिल्कुल बालातर हैं। लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए दिल इस बात पर कायल हो चुका है कि बलराम और पार्वती वाकई बहुत ज्ञानी और शक्तिशाली हैं। लेकिन ये अशोक कौन है, नज़र नहीं आ रहा। और फिर मैंने उन दोनों को अशोक के बारे में भी बता दिया था। साथ ही हम तीनों नाश्ता करने में मसरूफ़ हो गए थे। हमें वहाँ रहते हुए 3 दिन हो चुके थे और इस नाम में अशोक और मैं इन दोनों की देखभाल कर रहे थे। अशोक बहुत कम हमारे पास बैठता था, ना ही कोई ज़्यादा बात करता था। बस मामूल के मुताबिक उन्हें पट्टियाँ करता और फिर अपने कमरे में चला जाता था। हमें नहीं मालूम था कि सारा दिन या रात गए तक वो अपने कमरे में क्या करता रहता था। वो खाने पीने की चीज़ें हमारे कमरे में रख कर चला जाया करता था। हम भी पार्वती की हदायत के मुताबिक उससे कोई बात ना करते थे। दोनों की हालत काफ़ी बेहतर हो चुकी थी। दोनों अब चलने फिरने लगे थे। वो हैरत अंगेज तौर पर सेहतयाब हो चुके थे और ये सब अशोक की वजह से मुमकिन हुआ था। एक रात हम तीनों बैठ के बातें करने में मसरूफ़ थे कि अचानक अशोक के कमरे में से हमें उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सख्त अजियत में था। हम तीनों घबरा कर उसके कमरे की तरफ भागे और जल्दी से उसके कमरे का दरवाज़ा खोल कर अंदर दाखिल होने ही लगे थे कि अंदर के हालात देखकर हम तीनों वहीं सहम कर खड़े हो गए। हमारी आंखें हैरत अंगेज मंजर देख रही थी। कमरे के वस्त में अशोक हवा में मौलिक खड़ा था। उसके पांव ज़मीन से काफ़ी ऊपर थे। उसका मुंह दीवार की तरफ था और पीठ हमारी तरफ थी। सामने ज़मीन पर अजदहा नुमा सांप की एक हैबतनाक मूर्ति बनी हुई थी। हमें साफ महसूस हो रहा था जैसे कमरे में तेज़ हवाएं चल रही हों। वहाँ मौजूद छोटा मोटा सामान अशोक के इर्द गिर्द घूम रहा था। उसके दोनों हाथ पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। ऐसे लगता था कि किसी गैर मरई कुव्वत ने उसके दोनों हाथ पकड़कर पीछे की तरफ मरोड़ रखे हों। वो मुसलसल तकलीफ की वजह से चिल्लाया जा रहा था और ना जाने किससे रहम की भीख मांग रहा था। वो मुसलसल एक ही गर्दान किए जा रहा था, क्षमा कर दो महाराज, मुझे क्षमा कर दो, दोबारा गलती नहीं होगी। मैं काली की सौगंध खाकर कहता हूँ, दोबारा ऐसा नहीं होगा। बस एक बार क्षमा कर दो महाराज, बस एक बार। और फिर एकदम वो धड़ाम से ज़मीन पर आ गया था। शोर भी रुक गया था। हर चीज़ अपनी जगह पर ठहर गई थी। वो ज़मीन पर ऊंधा लेटा गहरी सांसें ले रहा था और हम तीनों दहशत और खौफ के मारे एक दूसरे से लिपटे खड़े थे। ये मंजर भी हमारे लिए नाकाबिले यकीन और काफ़ी दर्दनाक था। हवा का तेज़ शोर और उसकी वो दर्द भरी चीखें कानों में गूंज रही थी। और फिर हमारे देखते ही देखते दरवाज़ा एक ज़ोरदार धमाके के साथ खुद ब खुद बंद हो गया था और खौफ से दौड़ते भागते हम अपने कमरे में आकर बैठ गए थे। हम तीनों की हालतें देखने लायक थी। हमसे डर के मारे बात भी नहीं हो रही थी। हम मुसलसल कांप रहे थे और बार बार उसके कमरे की तरफ खौफजदा निगाहों से देख रहे थे कि ना जाने अगले ही लम्हे पता नहीं क्या हो जाए। काफ़ी देर खामोश ही रहे और फिर वो अपने कमरे से निकलकर नढाल कदमों से चलता हुआ हमारे कमरे में आकर बैठ गया। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ और बाल मज़ीद बिखरे हुए थे। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वो हम तीनों से हम कलाम हुआ। मैंने तुम्हें मना किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम मेरे कमरे में मत आना, लेकिन तुम बाज नहीं आए। मैं थूक निकलते हुए बोला, माफ़ करना भाई, आपकी चीखें सुनकर हम ना रह सके।
हम तो आपकी मदद के लिए आए थे। ये सुनकर उसने गौर से मेरी तरफ देखा और हंसते हुए बोला, तो फिर तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की? बाहर ही क्यों खड़े रहे? और इसके इस सवाल पर मैं शर्मिंदगी से नज़रें झुकाकर इधर उधर देखने लगा। इससे पहले कि वो कोई और सवाल करता, आरिफ जल्दी से बोला, भाई ये सच है कि हम सब आपकी मदद के लिए ही आपके कमरे की तरफ दौड़े गए थे, मगर वो हमने जो अजीबोगरीब मंजर देखा और जिस हालत में आपको देखा, यकीन जानिए उसका तसव्वुर तो हम ख्वाब में भी नहीं कर सकते थे। हमारी हालत से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो खौफनाक मंजर देखकर हम पर क्या बीती होगी। हम तो आम इंसान हैं और वो सब तो कोई जादुई इल्म था। हम इंसानों से तो लड़ सकते हैं, मगर जादू या किसी ऐसी चीज़ और ताकत जो दिखाई ना दे, भला हम कैसे लड़ सकते हैं? आरिफ का जवाब काफ़ी तसल्ली बख्श था। इस पर वो हल्के से मुस्कुराया और बोला, तुम ठीक कहते हो, वाकई जो चीज़ दिखाई ना दे, आम मनुष्य तो उससे लड़ ही नहीं सकता और ना ही वो अनदेखी ताकत पर काबू पा सकता है। तुम्हारा भी कसूर नहीं, तुम तो खुद यहाँ मेरे रहमो करम पर पड़े हुए हो। मुझे तुमसे ये सवाल करना ही नहीं चाहिए था। इसके खामोश होने पर आनंद बोला, महाराज अगर आप बुरा ना माने तो क्या हमें बताना पसंद करेंगे कि वो सब क्या था और वो कौन था जो आपको दंड दे रहा था? आनंद के सवाल पर पहले तो वो खलाओं में घूरता रहा, फिर हम तीनों की तरफ बारी बारी देखने लगा और फिर डरे हुए लहजे में बोला, मुझे पता है कि तुम मेरे महान गुरु बलराम जी को जानते हो और उनके दर्शन भी कर चुके हो। तुम वाकई बड़े भाग्यशाली हो जो उनके दर्शन कर चुके हो, वरना संसार में मेरे जैसे उनके कितने भगत हैं जिन्होंने अब तक उनके दर्शन नहीं किए हैं, मगर फिर भी उनकी आज्ञा और सेवा को ही अपना सब कुछ मानते हैं। संसार में शायद ही कोई उन जैसा ज्ञानी और शक्तिशाली होगा। बड़े से बड़ा ज्ञानी भी उनके आगे घुटने टेकता है। वो इतना शक्तिशाली है कि बड़े से बड़े बैर, आत्माएं और देवियां उनके वश में हैं। वो जिसको जब चाहें जहाँ चाहें बुला सकते हैं। उनसे बड़े से बड़ा काम चुटकियों में करवा सकते हैं।